मोहन के पापा माखन एक बढ़ई है जो कि लकड़ियों की चीजें बनाकर बेचते हैं। पर जब से बाजार में प्लास्टिक की चीजें आने लगी हैं, तब से लोगों ने मोहन के पापा से चीजें खरीदना कम कर दिया है, जिससे उनको पैसों की बहुत कमी होने लगती है। पापा, आप मेरे लिए कभी भी खिलौने लेकर नहीं आते, जबकि मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं। बेटा, तुम्हारे पास भी खिलौनों की कमी थोड़ी ना है, तुम भी अपने खिलौनों से खेला करो। पर पापा, मेरे सारे खिलौने लकड़ी के हैं और पुराने भी हो चुके हैं, और मेरे दोस्तों के पास प्लास्टिक के नए खिलौने हैं। बेटा, तुम तो घर की हालतों को जानते हो, तुम्हारे पास लकड़ी के खिलौने हैं, उनसे ही खेल लो। ठीक है पापा, पर मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है। आप मेरे लिए साइकिल क्यों नहीं खरीद कर लाते? मुझे अब साइकिल चाहिए। अगर आप मुझे साइकिल लाकर नहीं देंगे तो मेरे दोस्तों के बीच में मेरी बेइज्जती हो जाएगी और फिर मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कुछ पैसे जुटाकर तुम्हारे लिए साइकिल खरीद सकूँ। आजकल मेरी हालत बहुत ख़राब है ना, तो कोई भी मेरे हाथ से बनी हुई चीज़ें नहीं ले रहा है। अब ज़माना बदल गया है पापा, आपको भी लकड़ी का काम छोड़कर कोई नौकरी की तलाश करनी चाहिए। ठीक है बेटा, वैसे भी इस धंधे में अब कुछ रहा नहीं, मैं कोई नई काम की तलाश करूँगा ताकि कम से कम तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। अब माखन अपना लकड़ी का काम करना छोड़कर किसी नए काम की तलाश में निकल जाता है। उसको इस काम के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं आता है, इसलिए कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। क्या तुम मेरे दुकान पर आने वाले सामान का हिसाब किताब करके मुझे बता सकते हो? नहीं साहब, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो ये सब कर सकूँ। कोई दूसरा काम है तो बताइए। तो क्या तुम पूरे दिन गोदाम से सामान की बोरियां पीठ पर लाद कर मेरी दुकान पर ला सकते हो? दिन में कम से कम तुम्हें 100 बोरियां लानी होंगी। अपने बेटे मोहन के लिए माखन ये काम करने के लिए राजी हो जाता है, पर वो सेहत से इतना हट्टा खट्टा नहीं है कि हर दिन इस तरह से मजदूरों की तरह काम कर सके। वो दिन की तेज धूप में सामान की बोरी पीठ पर उठाता है और चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। अरे तुम में तो जरा सी भी जान नहीं है, तुम क्या काम करोगे मेरी दुकान पर? जाओ, घर चले जाओ और कल से मत आना। अब माखन को महाजन ने भी काम से निकाल दिया था। वो और भी कई जगह जाकर काम ढूंढता है, पर उसे काम नहीं मिलता और वो अपना मायूस चेहरा लेकर घर वापस आ जाता है। पर वो देखता है कि मोहन उसके पहले ही घर आ चुका है और उसका भी चेहरा लटका हुआ है। क्या हुआ बेटा, काम मुझे नहीं मिला और चेहरा तुम्हारा लटका हुआ है? पापा, आज प्रिंसिपल ने मुझे लेट स्कूल पहुंचने की वजह से घर भेज दिया। कोई बात नहीं बेटा, इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? कल से तुम वक्त रहते स्कूल चले जाना। पापा, मैं तो हमेशा टाइम पर ही घर से निकलता हूँ, पर स्कूल इतना दूर है कि पहुँचते पहुँचते देर हो जाती है। ठीक है, मैं कल तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूँगा। अगले दिन माखन स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से इस बारे में बात करने लगता है। आइए, आप ही का इंतजार कर रही थी। अब क्या बताएं मैडम, हम लोग तो सुबह ही घर से निकल गए थे, पर रास्ता इतना लंबा है कि यहाँ आते आते दोपहर हो गई। यही हाल आपके बच्चे का भी है। वो हर रोज मिड ब्रेक के बाद ही स्कूल पहुँचता है। शुरू में तो मैंने माफ कर दिया, पर इसका अब हर जगह यही नाटक हो गया है। इसमें नाटक की क्या बात है मैडम? उसके स्कूल का रास्ता ही इतना लंबा है कि आते आते वक्त लग जाता है। वो सब मैं नहीं जानती, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर रास्ता लंबा है तो बच्चे के लिए एक साइकिल खरीद दीजिए, पर कल से बच्चे को लेट स्कूल मत भेजिएगा। उसको देखकर दूसरे बच्चे भी लेट आना शुरू कर रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ मैडम, बड़े मुश्किल से तो मैं अपने बच्चे की स्कूल फीस जमा कर पाता हूँ। अब आप बताइए कि मैं उसके लिए साइकिल कहाँ से खरीद कर लाऊं? ये आप जानो कि साइकिल खरीद कर कहाँ से लाओगे, पर मैं आपके बच्चे के लिए स्कूल के रूल्स तो नहीं बदल सकती ना। स्कूल की जो टाइमिंग रहेगी वो चेंज नहीं होगी। 2-5 मिनट आगे पीछे चलता है, पर 4 घंटे लेट आना नहीं चलेगा। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात समझ गया। मैं मोहन के लिए साइकिल खरीदने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आप इसको स्कूल से मत निकालिएगा प्लीज। देखिए,
मैं भी नहीं चाहती कि किसी बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो। मेरे लिए तो सभी बच्चे एक जैसे ही हैं। जैसे आपका बच्चा है वैसे ही मेरा बच्चा और किसी दूसरे रईस का बच्चा। ये स्कूल है, यहाँ पर सभी को रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है मैडम, अब मैं अपने मोहन को तभी स्कूल भेजूंगा जब उसके पास अपनी एक खुद की साइकिल होगी। माखन प्रिंसिपल को नमस्ते कहकर स्कूल से निकल आता है। उसने मैडम से साइकिल खरीदने का प्रॉमिस तो कर दिया, मगर उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि वो साइकिल खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा। मैं मैडम से साइकिल खरीदने का वादा तो कराया, पर मैं साइकिल लाऊंगा कहाँ से? कहीं मेरे मोहन को स्कूल से निकाल ना दे। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरी कुछ मदद कर। अब दिन ब दिन मोहन और माखन के गरीबी के दिन बढ़ते जा रहे थे और माखन मोहन के लिए साइकिल नहीं खरीद पा रहा था, जिस वजह से माखन और मोहन दोनों ही बेहद परेशान थे। माखन अपने घर पर एक दीवार से सर टिकाए बैठा हुआ था, पर वो दीवार पीछे खिसकने लगती है। अरे ये दीवार पीछे क्यों खिसक रही है? लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है। माखन दीवार को जोर से धक्का देता है, जिससे माखन को दीवार के पीछे रखा हुआ बड़ा सा लकड़ी का गोला दिखाई देता है। ये लकड़ी का गोला यहाँ कहाँ से आ गया? माखन उस लकड़ी के गोले को साफ करता है। वो चमकने लगता है। ये देखकर माखन खुश हो जाता है। लगता है ये कोई जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी जरूर मेरी मदद करेगी। मुझे इससे अपने मोहन के लिए साइकिल बनानी चाहिए। माखन उस जादुई लकड़ी से एक छोटी सी साइकिल बनाता है। अरे वाह, इस जादुई लकड़ी पर तो बहुत अच्छी कारीगरी हो रही है। जैसे ही माखन उस छोटी सी साइकिल को जमीन पर रखता है, वो छोटी सी साइकिल एक बड़ी सी साइकिल में तब्दील हो जाती है और वो साइकिल बहुत ही चमकने लगती है, जिसे देखकर मोहन बेहद खुश हो जाता है। वाह, ये तो बेहद ही प्यारी साइकिल बना दी पापा आपने तो। अब तो स्कूल जाने में देर नहीं होगी ना? नहीं पापा, अब से मैं हमेशा वक्त पर स्कूल जाया करूँगा। अब मोहन अपने पापा की बनाई हुई जादुई लकड़ी की साइकिल पर बैठकर स्कूल जाने लगता है। इस साइकिल में मोहन को ज्यादा पैडल मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ एक बार ही पैडल मारता है और साइकिल बहुत दूर तक तेजी से भागने लगती है। अरे वाह मोहन, आज तो तुम टाइम से पहले ही स्कूल पहुंच गए। हाँ मिस, ये सब मेरे पापा की बनाई साइकिल का कमाल है, जिसने मुझे इतनी जल्दी स्कूल पहुंचा दिया। वाओ, तुम्हारे पापा ने तो सचमुच बहुत शानदार साइकिल बनाई है। अब तुम हमेशा टाइम पर आना और मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है मिस। अब मोहन हर दिन टाइम पर स्कूल जाता है। उसकी जादुई साइकिल उसको बहुत कम वक्त में ही स्कूल से घर भी पहुंचा देती है। मैंने अपने बेटे के लिए तो साइकिल बना दी, पर अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना तो स्कूल जाने के लिए साइकिल है और ना ही उसे खरीदने के लिए पैसे और ना ही कोई दूसरे साधन। माखन उस जादुई लकड़ी के गोले से और भी कई सारे साइकिल बनाता है, जो कि जादू से बड़ी साइकिल बन जाती है। अब माखन बाजार में बहुत ही कम कीमत पर गरीब बच्चों को वो सारी साइकिलें बेचा करता है। माधव एक गरीब आदमी है और वहाँ रानीपुर गांव में रहता है। गांव के चारों ओर घना जंगल है और ये जंगल वन विभाग के तहत है। माधव के परिवार में उसकी बेगम और उसकी बेटी है, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे घर पर बैठना पसंद है क्या? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कोई नौकरी मिल जाए। माधव नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर माधव अपने घर वापस लौटता है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ अब्बू, आप बेहद मायूस लग रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मुझे पता है आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए मायूस हो ना। जल्दी कोई नौकरी मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। देखो मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। अब्बू, आप जंगल विभाग में नौकरी के लिए क्यों नहीं कोशिश करते? वहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे कौन काम देगा। अब्बू,
आप लकड़ियों का काम अच्छे से जानते हो। क्या पता उन्हें ऐसे ही किसी आदमी की जरूरत हो। ठीक है बेटा, मैं आज ही जाकर वन विभाग के लोगों से मिलता हूँ। मुझे नौकरी की तलाश है, क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है? तुम्हें क्या काम आता है? मैं एक बढ़ई हूँ, लकड़ियों का सारा काम जानता हूँ। हमें तो एक ऐसे ही आदमी की तलाश थी, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। नौकरी मिलने की बात सुनकर माधव खुश हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। माधव दरकत से निकाली हुई इमारती लकड़ियों में से मजबूत लकड़ियों को अलग और दीमक लगी हुई लकड़ियों को अलग करता है। साहब, ये जो लकड़ियाँ खराब है, इनका क्या करूँ? वैसे तो वे किसी काम की नहीं है, फेंक दो इन्हें। माधव उन दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक देता है। शाम का वक्त होता है और माधव अपने घर आ जाता है। आप आज बेहद खुश लग रहे हैं, क्या बात है? बेटा, मुझे वन विभाग में नौकरी मिल गई है। ये तो बेहद खुशी की बात है। अब मैं एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कोचिंग जा सकती हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ। माधव के इस वन विभाग वाली नौकरी से उसकी घर की हालत सुधरने लगी थी। अब राधिका भी कोचिंग में जाकर पढ़ने लगी थी। एक दिन इसी तरह लकड़ियों में से माधव अच्छी लकड़ियां एक तरफ कर रहा था और दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक रहा था। तभी उसके जहन में एक ख्याल आता है, क्यों ना इन खराब लकड़ियों को घर ले जाऊं, कभी ना कभी तो काम आएंगे ही। माधव दीमक लगी हुई लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर काम पर आता है और शाम को वापस घर लौटते वक्त फिर से उन खराब लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। इसी दिन जब वो ऐसा करता था, तब एक लेडी ऑफिसर की नजर उस पर गिरती है। अच्छा, तो अब तुम चोरी भी करने लगे हो? नहीं मैडम, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। ये लकड़ियाँ तो खराब है, इसीलिए इन्हें ले जा रहा हूँ। अगर खराब है तो क्या इनका अचार डालोगे? झूठ मत बोलो, तुम जैसे चोरों को ये नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। कल से नौकरी पर मत आना। माधव मायूस होकर अपने घर आ जाता है। नौकरी छिन जाने से वो बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नज़र अपनी लाई हुई लकड़ियों पर पड़ती है। क्यों ना इन लकड़ियों से एक रिक्शा बना लूं। माधव सारी सड़ी हुई लकड़ियों में से दीमक को हटाकर साफ करता है। वो दिन रात मेहनत करके उन लकड़ियों से एक रिक्शा तैयार कर लेता है और रिक्शा चलाने का काम शुरू कर देता है। जनाब, शहर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, बैठ जाओ। माधव रिक्शा को हाथ से खींचकर ले जाता, जिससे सवारियों को कहीं भी पहुंचने में बहुत देर हो जाती। इसी देरी की वजह से अक्सर माधव की रिक्शा में बैठने से सवारियां मना कर देती थी। भाई साहब, शहर जाने में वक्त लगेगा? 4-5 घंटे लग जाएंगे। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, विदेश नहीं। रहने दीजिए, मैं दूसरा रिक्शा देख लूंगी। माधव ने लकड़ियों की मदद से रिक्शा तो बना लिया था, पर उसे उस रिक्शे को हाथ से खींचना पड़ता था। अब्बू, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे शहर जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर मैं तुझे अपने रिक्शे में तेरे एग्जाम सेंटर तक छोड़ दूंगा। पर अब्बू, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा, मैं एग्जाम्स के टाइम तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। माधव सोचने लगता है कि किस तरह से राधिका को एग्जाम देने के लिए शहर भेजा जाए। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर जंगल में दरखत के नीचे पड़ी एक टूटी फूटी गाड़ी पर पड़ती है। माधव उस गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी तो कबाड़ बन चुकी है, पर इसका इंजन मेरे काम आ सकता है। राघव उस गाड़ी से इंजन निकालता है और अपनी हाथ गाड़ी पर लगा देता है। चलो, अब हाथ से खींचने की तकलीफ तो दूर हो गई, पर इसका मॉडल बदलना होगा, तब मजा आएगा। राघव अपने पास बची हुई कुछ लकड़ियों से हाथ गाड़ी का मॉडल बदल देता है। वो उस पर छत लगा देता है और उसको एक रिक्शे में बदल देता है। राधिका अपने अब्बू के रिक्शे में बैठती है। माधव रिक्शा स्टार्ट करता है और राधिका को अपने एग्ज़ाम सेंटर पर छोड़ देता है। माधव के लकड़ी के रिक्शे पर इंजन लग जाने से अब उसका रिक्शा तेज़ दौड़ने लगता है, जिससे अब उसके पास बहुत सारी सवारियां आने लगती है। जनाब, शहर जाने में कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, 1 घंटे में पहुंचा दूंगा। इसी तरह लोग दूसरे रिक्शे को छोड़कर माधव के रिक्शे में बैठने लगते हैं। ये देखकर एक रिक्शे वाला माधव से जलता है।
और पुलिस के पास उसकी झूठी कंप्लेंट करता है। साहब, इसने किसी की गाड़ी से इंजन चुराकर अपने रिक्शे पर लगाया है, ये चोर है। अच्छा, तो अब तुम लोग गाड़ियों के इंजन भी चुराने लगे हो? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, ये इंजन तो मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला। अच्छा, तो अब इंजन जंगल में भी मिलने लगे हैं। सीधी तरह गाड़ी का इंजन वापस करो, नहीं तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। पुलिस वाला माधव के रिक्शे से इंजन निकाल लेता है। राधिका के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें उसकी मेहनत रंग लाती है। राधिका को एक जॉब मिल गई है। अब राधिका नौकरी करने लगी है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह वाले दिन राधिका देर से घर लौटती है। अब्बू, आंखें बंद कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, ये लो, कर ली आंखें बंद। बताओ क्या है? राधिका माधव के आगे एक इंजन रख देती है। अब आंखें खोल दीजिए। नया इंजन देखकर माधव बहुत खुश हो जाता है। अब्बू, ये स्पोर्ट्स कार का इंजन है। इसे लगाकर आपकी रिक्शा सभी गाड़ियों से तेज भागेगी। माधव स्पोर्ट्स कार के इंजन को अपने रिक्शे में फिट कर देता है और सवारी के लिए इंतजार करता है। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। वहाँ पहुँचने में तो 2 घंटे लगते हैं। ये मेरा लकड़ी का रिक्शा जरूर है, पर ये स्पोर्ट्स कार की तरह तेज दौड़ता है। आप बैठ जाइए। वो मोहतरमा माधव के रिक्शे में बैठ जाती है और माधव उसको आधे घंटे के अंदर ही शहर पहुंचा देता है, जिससे खुश होकर वो मोहतरमा माधव को डबल किराया देती है। इसी तरह अब माधव लोगों को तेजी से गांव से शहर पहुंचाता है। जल्दी पहुंचने और वक्त बचाने के लिए सभी लोग अब माधव के रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। पूरे इलाके में लकड़ी के फरारी रिक्शा के नाम से फेमस हो जाता है।